गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं ब्रजेश कुमार, बायोलॉजी लेक्चरर, आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस टैगोर चिल्ड्रन एकेडमी सूरजगढ़ में स्वागत करता हूं। बच्चों, इससे पहले अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम कंप्लीट हुआ था। आज अपन नया चैप्टर लेते हैं और उस नए चैप्टर का टाइटल है एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन, अर्थात मानव में उत्सर्जन तंत्र या मानव में उत्सर्जी तंत्र। ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले हमें यहाँ पर 3 चीजों के बारे में जानना होता है। एक तो ये होता है कि उत्सर्जन किसे कहा जाना चाहिए। दूसरा ये होता है कि उत्सर्जन के लिए कौन से पदार्थ बनते हैं जिन्हें हम उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं। और तीसरा ये होता है कि उनको किन अंगों की सहायता से बाहर निकाला जाता है जिन्हें उत्सर्जी अंग कह रहे होते हैं। और वो उत्सर्जी अंग मिल करके जिस तंत्र को बनाते हैं उस तंत्र को उत्सर्जी या उत्सर्जन तंत्र कह देते हैं। ठीक है। अब ये जो बेसिक जानकारी है, ये बेसिक जानकारी हमारे पास होना जरूरी है। अगर ये बेसिक जानकारी हमारे पास नहीं होगी तो हम इस सिस्टम को एलोबरेट नहीं कर सकते, इसको बहुत अधिक अच्छी तरह से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले इसके लिए अपने को क्या बताना पड़ेगा। जो हमारा शरीर होता है, हमारी बॉडी होती है, इसमें उपापचय क्रियाओं के पश्चात बनने वाले जो पदार्थ होते हैं, उपापचय क्रियाओं के पश्चात या उपापचय क्रियाओं के फलस्वरूप जो पदार्थ बनते हैं उन्हें हम वेस्ट प्रोडक्ट या उत्सर्जी पदार्थ या अपशिष्ट पदार्थ कह रहे होते हैं। और ये जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, ये अपशिष्ट पदार्थ शरीर से बाहर निकाले जाने चाहिए। अर्थात शरीर में उपापचय क्रियाओं के फलस्वरूप बनने वाले जो पदार्थ हैं उन्हें अपशिष्ट पदार्थ कहा जाता है। और ये अपशिष्ट पदार्थ शरीर के लिए अनावश्यक ही नहीं, नॉन एसेंशियल ही नहीं, बहुत अधिक हानिकारक होते हैं। इसलिए इन पदार्थों को बनने के पश्चात शरीर से बाहर निकाला जाना आवश्यक होता है। ये अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जिनमें हम कार्बन डाइऑक्साइड का नाम ले सकते हैं, पानी का नाम ले सकते हैं। इसके बाद नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों में हम यूरिया का नाम ले सकते हैं, यूरिक अम्ल का नाम ले सकते हैं, अमोनिया का नाम ले सकते हैं। ये सारे पदार्थ नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ, और सबको मिला दिया जाए तो इनको बोला जाता है अपशिष्ट पदार्थ। अब देखिए, जो कार्बन डाइऑक्साइड है या जो पानी होता है, इसको हम क्या करते हैं, इसे श्वसन क्रिया के द्वारा या मल मूत्र की सहायता से या पसीने की सहायता से शरीर से बाहर उत्सर्जित कर दिया जाता है। ठीक है। लेकिन जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जिनको हम N2 वेस्ट प्रोडक्ट कह रहे होते हैं, इनमें आपका यूरिया होता है, यूरिक अम्ल होता है, अमोनिया होती है। इन पदार्थों को शरीर से बाहर उत्सर्जित करने के लिए अंगों की आवश्यकता होती है। उन अंगों को हम उत्सर्जी अंग कह रहे होते हैं। अर्थात सही मायने में अगर आपसे पूछा जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय द एक्सक्रीशन, तब आपको ये बताना पड़ेगा कि शरीर से नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना या बाहर त्यागना या उत्सर्जित करना उत्सर्जन कहलाता है। ठीक है। तथा वे पदार्थ जो उपापचय क्रियाओं के पश्चात बनते हैं उन्हें हम अपशिष्ट पदार्थ कह रहे होते हैं। उनमें जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं वो प्रोटीन के उपापचय से बनते हैं, जिनमें मैंने आपको अभी बताया था अमोनिया हो सकता है, यूरिया हो सकता है, यूरिक अम्ल हो सकता है। ठीक है। इसके पश्चात
अब देखिए उत्सर्जन की परिभाषा जब क्लियर हो जाती है तब हम ये कह रहे होते हैं कि हमारे शरीर में पाए जाने वाले वे अंग जो उत्सर्जी पदार्थों को शरीर से बाहर निकालते हैं उन्हें उत्सर्जी अंग कह दिया जाता है, तथा उत्सर्जन क्रिया में भाग लेने वाले वे अंग जो मिलकर के किसी तंत्र को बनाते हैं उसे हम उत्सर्जी तंत्र कह देते हैं, तथा उपापचय के पश्चात जो पदार्थ अपशिष्ट रूप में बनते हैं उनको हम अपशिष्ट पदार्थ या नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ कह देते हैं। ठीक है, तो ये सारा क्या है, उत्सर्जन, उत्सर्जी पदार्थ और उत्सर्जी अंग। अब अगर आपसे पूछा जाता है कि कौन से उत्सर्जी अंग हो सकते हैं, तो मुख्य रूप से हमारे शरीर में जो उत्सर्जी अंग होते हैं उन्हें हम कह रहे होते हैं वृक्क या किडनीज, जो कहाँ पर पाई जा रही होती हैं, हमारे शरीर के उदर वाले भाग में पाई जाती हैं। ठीक है, अब देखिए इन उत्सर्जी पदार्थों के आधार पर या इन उत्सर्जी पदार्थों के एलिमिनेशन के आधार पर, एलिमिनेशन का मतलब होता है निष्कर्षण के आधार पर, जो जंतु होते हैं या जो प्राणी होते हैं उनको हम 3 ग्रुप में बांट देते हैं। एक तो जीवों का या जंतुओं का वो समूह होता है जिनमें उत्सर्जी पदार्थ अमोनिया के रूप में बनते हैं, एक वो होता है जिसमें उत्सर्जी पदार्थ यूरिया के रूप में बनते हैं, एक वे होते हैं जिनमें उत्सर्जी पदार्थ यूरिक अम्ल के रूप में बनते हैं। ठीक है, तो जब प्रोटीन का शरीर में उपापचय होता है तो इनसे मुख्य रूप से बनने वाले पदार्थों को हम नाइट्रोजनी अवशिष्ट पदार्थ कह देते हैं, और इन नाइट्रोजनी अवशिष्ट पदार्थों को बाहर उत्सर्जित करने के आधार पर, मैंने क्या बताया था जंतुओं को 3 समूह में, पहला समूह आता है जिनको हम कह रहे होते हैं अमोनिया उत्सर्जी जंतु, अंग्रेजी में कहा जाता है एमेनोटेलिक। क्या कह रहे होते हैं, एमेनोटेलिक। एमेनोटेलिक का मतलब होता है कि वे जंतु जिनमें उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन या निर्माण अमोनिया के रूप में होता है उन्हें अमोनिया उत्सर्जी पदार्थ कह दिया जाता है। अमोनिया प्रोटीन और एमिनो अम्लों के अपघटन से बनती है। ठीक है, अमोनिया बहुत ही विषाक्त होती है, विषैली होती है, शरीर के लिए अत्यधिक हानिकारक होती है, इसलिए अमोनिया का शरीर से तुरंत बाहर एलिमिनेशन किया जाना चाहिए और किया जाता है। ठीक है, अब देखिए अमोनिया क्या है, बहुत अधिक हानिकारक है। अगर ये बनने के बाद, उपापचय के बनने के बाद शरीर में अधिक देर तक रहेगी तो इसका शरीर के ऊपर पॉइजनस इफेक्ट हो जाता है, शरीर के ऊपर हानिकारक या विषैला प्रभाव पड़ता है, इसलिए अमोनिया को शरीर से तुरंत बाहर निकाला जाता है। अब आप कहेंगे कैसे, जब ये अमोनिया बनती है तो देखिए ये अमोनिया जल में सबसे ज्यादा घुलनशील होती है और इसको एलिमिनेट करने के लिए जल की बहुत अधिक आवश्यकता होती है, अर्थात वे जंतु जो जलीय आवास में रहते हैं और अधिकांश सरल संरचना वाले होते हैं, उनमें अधिकतर बनने वाले उत्सर्जी पदार्थ अमोनिया होते हैं और ऐसे जंतुओं को हम अमोनिया उत्सर्जी जंतु कह सकते हैं। जैसे फाइलम प्रोटोजोआ के अंदर बहुत सारे एनिमल होते हैं, ये जलीय जंतु हैं, इनमें उत्सर्जी पदार्थ किसके रूप में बनेगा, अमोनिया के रूप में बनेगा। पॉरीफेरा ये भी अधिकांश जलीय जंतु हैं, उत्सर्जी पदार्थ किसके रूप में बनेगा, अमोनिया के रूप में बनेगा। इसी तरह से शिलिटेटा में हाइडा होता है, अन्य और भी फाइलम होते हैं जिनमें जो सरल संरचना वाले जलीय जंतु हैं उनमें अधिकतर अमोनिया बनती है, इसलिए हम ये कह रहे होते हैं कि सरल संरचना वाले जो जलीय जंतु हैं वो अधिकांश अमोनिया उत्सर्जी होते हैं। ठीक है, हालांकि जो बड़े कॉम्प्लिकेटेड बॉडी वाले एनिमल हैं बनती उनमें भी अमोनिया है,
लेकिन अमोनिया को तुरंत कम हानिकारक पदार्थ में बदल दिया जाता है, ठीक है ना। इसीलिए यहाँ पर सबसे पहले वे एनिमल जिनमें उत्सर्जी पदार्थ किसके रूप में बता दिया, अमोनिया के रूप में, उनको नाम क्या कह दिया, अमोनिया उत्सर्जी। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट दूसरा आता है जिसको कह रहे होते हैं यूरिया उत्सर्जी। यूरिया उत्सर्जी में क्या होता है, वे जंतु जिनमें उत्सर्जी पदार्थ यूरिया के रूप में बनते हैं और इन उत्सर्जी पदार्थों को यूरिया के रूप में ही निष्कासित किया जाता है, ऐसे जंतुओं को हम यूरिया उत्सर्जी पदार्थ कह देते हैं। यूरिया भी जल में अत्यधिक घुलनशील होता है और देखिए यूरिया को भी बाहर निकालने के लिए जल की आवश्यकता होती है, लेकिन अमोनिया के कंपैरिजन में यूरिया को बाहर उत्सर्जित करने में अपेक्षाकृत जल कम चाहिए होता है, ठीक है। दूसरी चीज ये होती है कि अधिकांश जो स्थलीय जंतु होते हैं वो किसका निर्माण करते हैं, यूरिया का निर्माण कर रहे होते हैं, और इनमें हम ज्यादा से ज्यादा स्तनधारी जंतुओं का नाम ले सकते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं ह्यूमन की, ह्यूमन का एक सिस्टम है, ह्यूमन का आप एग्जाम्पल दे सकते हो, मानव का, खरगोश का दे सकते हो, गाय का दे सकते हो, भैंस का दे सकते हो, ठीक है ना। तो ये भूल नहीं सकते हम, इसीलिए आसानी से याद रह जाता है। अब देखिए हमारे अंदर क्या होता है, हमारे अंदर देखिए जो यूरिया है वो बनाया जाता है और उस यूरिया को फिर यूरिन के माध्यम से शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। सबसे पहले क्या होता है कि जो हमारे भोजन में प्रोटीन है वो प्रोटीन अमोनिया में, वो प्रोटीन अमीनो एसिड में टूट जाएगा। अमीनो एसिड किसके द्वारा, निवाहिका तंत्र के द्वारा लीवर में लाया जाता है, और लीवर में आने के बाद जो अमोनिया है वो जो एमिनो एसिड अमोनिया में बदलेगा, वहां डीएमिनेशन की क्रिया के द्वारा अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करके किसको बना लेती है, यूरिया को, और इस यूरिया को रुधिर के माध्यम से लीवर से कहां भेजा जाता है, वृक्क या किडनी में, और किडनी में जब ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, यूरिन फॉर्मेशन होती है, तो इस यूरिया को यूरिन के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है या मूत्र के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। आपने ये महसूस भी किया होगा कि जहां पर यूरिन की पिसिंग होती है वहां से बहुत तीव्र स्मेल आता है। अब वो जो तीव्र स्मेल होता है वो किसका होता है, क्योंकि यूरिया जब बाहर जा रहा होता है तो यूरिया वहां पर टूट जाएगा, किसमें, अमोनिया में और कार्बन डाइऑक्साइड में। कार्बन डाइऑक्साइड तो वातावरण में चली जाती है और वहां पर क्या रह जाता है, अमोनिया। तो जो वहां पर यूरिन से स्मेल आता है, जो तीव्र या तीक्ष्ण या पेक्यूलियर जो स्मेल आ रही होती है, वो वास्तव में तीक्ष्ण गंध किसकी होती है, अमोनिया की होती है। किसकी होती है, अमोनिया की। लेकिन आपने ये भी देखा होगा फ्रेश यूरिन में भी एक तरह से हल्का स्मेल आता है, और वो स्मेल होता है यूरिनॉइड के कारण। किसके कारण होता है, यूरिनॉइड के कारण। और साथ में ये भी आपने महसूस किया होगा कि यूरिन हल्के से पीले रंग की होती है, और वो किसके कारण होती है, यूरोक्रोम के कारण होती है, ठीक है। अब देखिए ऐसे जितने भी जंतु होंगे उनको हम क्या कह देंगे, यूरिया उत्सर्जी कह देंगे, क्योंकि इनमें यूरिया उत्सर्जी पदार्थ के रूप में बन रहा है। इसमें उत्सर्जन किसका किया जा रहा है, यूरिया का किया जा रहा है, ठीक है ना। इसके पश्चात आता है यूरिक अम्ल उत्सर्जी, इनको कहते हैं यूरिकोडेलिक। यूरिकोडेलिक वे जंतु होते हैं जिनमें बनने वाले उत्सर्जी पदार्थ यूरिक अम्ल के रूप में बनते हैं, और ऐसे जंतुओं को हम यूरिकोडेलिक कह देते हैं। यूरिक अम्ल जल में अघुलनशील होता है, इसलिए यूरिक अम्ल को शरीर से बाहर उत्सर्जित करने के लिए जल की आवश्यकता नहीं होती है। अर्थात वे जंतु जिनमें वाटर कंजर्वेशन किया जाता है या जल संरक्षण किया जाता है वो अधिकतर यूरिकोडेलिक या यूरिक अम्ल उत्सर्जी होते हैं। इसमें अधिकतर हम मरुस्थलीय स्तनधारी प्राणियों की बात करते हैं
या फिर सरीसृप जिनको रेप्टाइल कहा जाता है, या फिर कीट जिनको इंसेक्ट कह रहे होते हैं। ठीक है ना। कीट का मतलब क्या होगा? वे जंतु जिनका शरीर 3 भागों में बटा होता है, सिर, वक्ष और उदर। उड़ने के लिए 2 जोड़ी पंख होते हैं, देखने के लिए 1 जोड़ी संयुक्त या कंपाउंड आईज पाई जाती हैं, और चलने के लिए 3 जोड़ी क्या होते हैं? पैर होते हैं, लेग्स होते हैं। ठीक है। ऐसे जितने भी जंतु होते हैं उनको हम कीट कह देते हैं। आजकल आपने देखा होगा टिड्डियों का बहुत ज्यादा आतंक है, चारों तरफ टिड्डियों के बारे में सुना जा सकता है, और बिल्कुल अभी पीले रंग की दिखाई दे रही होती है। आपने देखा होगा अधिकतर इनमें क्या होता है? रंग परिवर्तन करने की क्षमता। हरे रंग की भी हो सकती हैं, पीले रंग की भी हो सकती हैं, बिल्कुल रेत के रंग की भी हो सकती हैं। तो इनमें अगर आपने देखा हो शरीर 3 भागों में बटा हुआ दिखाई देता है, 2 जोड़ी पंख दिखाई देते हैं, 3 जोड़ी पैर दिखाई देते हैं, देखने के लिए कैसी आईज होती हैं? संयुक्त नेत्र होते हैं, कंपाउंड, अर्थात एक जो आंख होती है बहुत सारे छोटे छोटे नेत्रांशक से मिलकर के बनी होती है। तो इनको हम क्या कह रहे होते हैं? कीट कह रहे होते हैं। तो कीटों में आप चाहो तो किसका नाम दे सकते हो? जिसमें हम नाम दे सकते हैं मक्खी का, मच्छर का, मधुमक्खी, या जो वर्म या बाष्प, या अभी जो नाम ले रहे थे टिड्डी, जिनको हम ग्रास हॉपर भी कह सकते हैं। इसके अलावा अगर हम चाहें तो बर्ड्स का भी नाम दे सकते हैं। बर्ड्स मीन्स चिड़िया। आपने देखा होगा बर्ड्स में बीट या जो उनके द्वारा उत्सर्जित पदार्थ होता है उसमें पानी की मात्रा बहुत अधिक नहीं होती है, सेमी सॉलिड होता है, और उसमें किसकी मात्रा होती है? यूरिक अम्ल की मात्रा होती है। इसके बाद में रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स में सरीसृप आते हैं, रेंगने वाले अधिकांश प्राणी आते हैं, तो उनको हम क्या कह रहे होते हैं? सरीसृप कह रहे होते हैं। और इन जंतुओं में भी क्या नहीं पाया जाता? अर्थात इनमें भी यूरिया या अमोनिया का उत्सर्जन नहीं होता है, यूरिक एसिड का उत्सर्जन होता है। ठीक है ना। अर्थात इनमें भी वाटर कंजर्वेशन की अधिकतर टेंडेंसी पाई जाती है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम जो एलिमिनेशन कर रहे होते हैं वेस्ट प्रोडक्ट का, उस एलिमिनेशन के आधार पर जंतुओं को कितने ग्रुप में बांटते हैं? 3 ग्रुप में। एक तो वे जंतु जिनमें कौन से उत्सर्जित पदार्थ बनते हैं? अमोनिया। और एक वे जंतु जिनमें कौन से पदार्थ बनते हैं? एक वे पदार्थ जो कौन से बनते हैं? यूरिया। और एक कौन से बनते हैं? यूरिक एसिड। ठीक है। इस प्रकार से जो एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट है उस आधार पर हम जंतुओं को 3 वर्गों में या भागों में बांट लेते हैं, जिसमें एक आता है अमोनिया उत्सर्जित, दूसरा आता है यूरिया उत्सर्जित, और तीसरा आता है यूरिक अम्ल उत्सर्जित। ठीक है ना। जिसमें अमोनिया उत्सर्जित हमें बताना पड़ेगा कि ऐसे जंतु जिनमें उत्सर्जित पदार्थ के रूप में क्या बनता है? अमोनिया। यूरिया अगर आता है तो क्या बता दोगे? जिनमें उत्सर्जित पदार्थ क्या बनता है? यूरिया। और अगर जिनमें यूरिक एसिड बन रहा है उनमें क्या बताना पड़ेगा? उत्सर्जित पदार्थ क्या बनता है? यूरिक अम्ल बनता है। ठीक है। तो इस आधार पर हम 3 ग्रुप बना देते हैं किनके? जंतुओं के। ठीक है ना। क्लियर हो गया। अब देखिए इसी को दोबारा से एक्सप्लेन कर सकते हैं डेफिनेशन के रूप में। पहला मैंने एक नाम दे रखा है यहां पर, देखिए एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का मतलब होता है उत्सर्जन। उत्सर्जन में अपन क्या लिखेंगे? नाइट्रोजनी अवशिष्ट पदार्थों का शरीर से बाहर त्यागा जाना या त्यागना क्या कहलाता है? उत्सर्जन। अर्थात हम कह सकते हैं एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजीनस वेस्ट प्रोडक्ट नॉन एज एक्सक्रीशन। अर्थात शरीर से नाइट्रोजनी अवशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जित किया जाना या बाहर निकाला जाना क्या कहलाएगा?
उत्सर्जन कहलाएगा। ठीक है ना, क्लियर हो गया। अब देखिए बात यहां पर आती है कि जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट है, नाइट्रोजनी का मतलब क्या होता है? हमारे शरीर में देखिए जो उपापचय क्रियाएं होती है उसके पश्चात जो पदार्थ बनते हैं उन पदार्थों को हम अपशिष्ट पदार्थ कह रहे होते हैं। अगर उन पदार्थों को हम अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं और उनमें नाइट्रोजन की मात्रा होती है तो वो नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ हो जाते हैं। कौन से? नाइट्रोजनी। जैसे सपोज करिए जो भोजन होता है मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट, दूसरा प्रोटीन, तीसरा वसा। तो कार्बोहाइड्रेट का जब शरीर में उपापचय होगा तो इससे बनने वाले पदार्थों में मुख्य रूप से क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होती है, पानी होता है। कार्बन डाइऑक्साइड को श्वसन के माध्यम से आप बाहर निकाल रहे हैं, मलमूत्र या पसीने के द्वारा जल को भी बाहर निकाला जा रहा होता है जो आवश्यकता से बहुत ज्यादा अधिक है। बाकी जल अधिकांश किस में काम आता है? शरीर के अंदर जीव द्रव्य की मात्रा को बढ़ाने में काम आ रहा होता है। ठीक है ना, तो इसीलिए हम इनको अपशिष्ट पदार्थ कहेंगे लेकिन नाइट्रोजन ही नहीं कहेंगे। इसके पश्चात जैसे यूरिया है, यूरिया में नाइट्रोजन है, यूरिक अम्ल है, नाइट्रोजन होता है, अमोनिया है, नाइट्रोजन होता है। तो ऐसे पदार्थ हमेशा भोजन में पाए जाने वाले प्रोटीन के उपापचय से बनते हैं, इसलिए हम उनको नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ कह देते हैं। और ये जितने भी नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं ये शरीर के लिए अनावश्यक होते हैं, नॉन इसेंशियल होते हैं, साथ में बहुत अधिक हानिकारक होते हैं। इसलिए ऐसे पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना बहुत आवश्यक होता है। इसलिए हम कह रहे होते हैं कि नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों का शरीर से त्यागा जाना या बाहर निकाला जाना ही क्या कहलाएगा? उत्सर्जन कहलाता है। ठीक है, इसके पश्चात आता है वेस्ट प्रोडक्ट्स। जैसे अभी मैं बता रहा था शरीर में उपापचय क्रियाओं के पश्चात, उपापचय क्रियाओं का मतलब क्या होता है? शरीर में पाई जाने वाली वे समस्त एंजाइमेटिक रिएक्शंस जो शरीर में किसके लिए आवश्यक होती हैं? एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म के लिए आवश्यक होती हैं, उन्हें हम क्या कह रहे होते हैं? उपापचय क्रियाएं। उपापचय क्रियाओं के पश्चात जो भी प्रोडक्ट बनता है, वेस्ट बनता है, उस वेस्ट को हम अपशिष्ट कह रहे होते हैं। और ये अपशिष्ट पदार्थ में अगर नाइट्रोजन है तो ये नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ हो जाएंगे, जिसमें मैंने कहा था अमोनिया होगा, यूरिया होगा, यूरिक अम्ल होगा, इनमें नाइट्रोजन की मात्रा होती है। ये हमारे शरीर में प्रोटीन के अपापचय से बनते हैं, जबकि CO2 प्लस जल ये हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट तथा वसा के उपापचय से बनते हैं। ठीक है, अब देखिए मैंने बताया था एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स को हम कह रहे होते हैं उत्सर्जी अंग, अर्थात वे अंग जिनके द्वारा अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकाला जाता है या उत्सर्जित किया जाता है, उन्हें हम क्या बोलेंगे? उत्सर्जी अंग या एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, जिसमें मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स क्या होते हैं? किडनी होती हैं। इसके साथ साथ यूरेटर, यूरेटर के साथ साथ यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर की साथ साथ यूरेथ्रा, और इसके अलावा अगर हम चाहें तो क्या बता सकते हैं? जो एक्स्ट्रा होते हैं, एक्स्ट्रा एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, उनमें हम स्किन का नाम ले सकते हैं, पसीने को निकाल रही है। उनमें हम लंग्स का नाम ले सकते हैं, CO2 और जल का कुछ मात्रा बाहर निकाल रही होती है। ठीक है ना, तो इसलिए यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। मेन जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो किडनी है, लेकिन सहायक अगर आप नाम देना चाहते हैं तो स्किन का दे सकते हैं, लंग्स का दे सकते हैं, लीवर का भी दे सकते हैं। अब इसके पश्चात आता है एक्सक्रीटरी सिस्टम। सिस्टम का मतलब होता है उत्सर्जी तंत्र। वे अंग जो उत्सर्जन क्रिया में भाग लेते हैं मिलकर के जिस तंत्र को बनाते हैं उस तंत्र को हम क्या कह रहे होते हैं? उत्सर्जन तंत्र कह रहे होते हैं। अर्थात उत्सर्जन तंत्र किससे मिलके बनेगा? मुख्य रूप से वृक्क हो गया,
वृक्क के बाद मूत्र वाहिनियां, मूत्र वाहिनियों के बाद मूत्राशय और मूत्राशय के बाद मूत्र मार्ग, ये मिलकर के किसको बनाते हैं? उत्सर्जी तंत्र को बना देते हैं। ठीक है ना। अब देखिए इसके बाद आता है एलिमिनेशन ऑफ एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट्स। इसको हम कह रहे होते हैं उत्सर्जी अवशिष्ट पदार्थों का निष्कासन। मैंने आपको बताया था प्रोटीन उपापचय के पश्चात जो पदार्थ शरीर में बनते हैं दे आर कॉल्ड एज नाइट्रोजीनस वेस्ट, और उन्हें हम नाइट्रोजनी अवशिष्ट पदार्थ कह रहे होते हैं। इनका निष्कासन होता है। इस आधार पर जो जंतु हैं वो 3 भागों में या ग्रुप में बांट दिए जाते हैं। एक अमोनिया उत्सर्जी, दूसरे होते हैं यूरिया उत्सर्जी, तीसरे होते हैं यूरिक अम्ल उत्सर्जी। ठीक है। अब देखिए अभी अभी मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया था अमोनिया उत्सर्जी का मतलब क्या होगा? वे जंतु जिनके शरीर में उत्सर्जी पदार्थ के रूप में किसका निर्माण होता है? अमोनिया का। अर्थात जब शरीर में प्रोटीन का अपघटन होगा तो उस प्रोटीन के अपघटन से एमिनो अम्ल बनते हैं। एमिनो अम्ल के अपघटन से अमोनिया बन जाता है, और ये जो अमोनिया है शरीर में बहुत अधिक हानिकारक होता है, विषाक्त होता है। अर्थात अमोनिया विषैली गैस होती है जिसे शरीर से तुरंत ही एलिमिनेट किया जाना इसेंशियल या आवश्यक होता है। इसलिए ये कहा जाता है कि ऐसे पदार्थों को तुरंत निष्कासित होना ही चाहिए। ठीक है। अगर नहीं होंगे तो शरीर पर पॉइजनस इफेक्ट डाल देंगे, विषैला प्रभाव डाल देंगे। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि जो अमोनिया होता है ये जल में बहुत अधिक कैसा होता है? घुलनशील। इसलिए अत्यधिक वे जंतु जो सरल संरचना वाले हैं और जल में रहते हैं उनमें अधिकतर जो उत्सर्जी पदार्थ हैं वो कौन से बनते हैं? अमोनिया। जैसे मैंने लिखा है वे जंतु जिनमें उत्सर्जी पदार्थ अमोनिया के रूप में निष्कासित होते हैं या बनते हैं उन्हें क्या बोला जाएगा? अमोनिया उत्सर्जी जंतु। अमोनिया कैसी गैस होती है? बहुत अधिक हानिकारक। इसके अत्यंत विषैले होने के कारण, अत्यधिक पॉइजनस होने के कारण शरीर से बहुत जल्दी या शीघ्र इसको निकालना होता है। इसीलिए वे जंतु जो सरल संरचना वाले हैं और जलीय आवास में रहते हैं उनमें ये पदार्थ बनते हैं। क्योंकि अमोनिया जल में अत्यधिक घुलनशील है इसलिए जलीय जंतुओं के शरीर पर कोई भी एडवर्स इफेक्ट नहीं आता है। अब इसमें एग्जाम्पल आपको देना है सिंपल वे में प्रोटोजोआ, पॉरीफेरा, शीलियडेटा। आप चाहो तो हाइड्रा भी लिख सकते हो। हाइड्रा बिलोंग टू शीलियडेटा फाइलम। हाइड्रा बिलोंग्स टू शीलियडेटा फाइलम। अब देखिए इसके बाद में यूरियोडेलिक। वे जंतु जिनमें उत्सर्जी पदार्थ किसके रूप में बनते हैं? यूरिया के रूप में। ऐसे जंतुओं को हम क्या कह रहे होते हैं? यूरिया उत्सर्जी जंतु। यूरिया कम हानिकारक होता है कंपैरिजन अमोनिया, तथा जल में घुलनशील होता है। ये भी अधिकांश जो स्थलीय या टेरेस्ट्रियल एनिमल होते हैं उनमें किसका निर्माण होता है? यूरिया का, और फिर इस यूरिया को जल की सहायता से बाहर निकाल दिया जाता है। मैंने आपको सिंपल वे में एग्जाम्पल दिया था स्तनी जंतुओं का, हालांकि और भी बहुत सारे होते हैं जिसमें आपका कार्टिलेजिनस बॉनी फिशेज भी आ सकती है, लेकिन मैं काम बता रहा हूँ यहाँ मनुष्य और खरगोश। मनुष्य और खरगोश में जो यूरिया है ये लीवर में अमोनिया को CO2 के साथ यूरिया में परिवर्तित करके और फिर किसके साथ? ब्लड के साथ में कहाँ भेज दिया जाता है? किडनी में, और किडनी से ये फिल्टर होकर के जो यूरिन बनती है उसके द्वारा शरीर से बाहर निकाल देते हैं। ठीक है। तीसरा यूरिकोडेलिक। वे जंतु जिनमें कौन से पदार्थ बनते हैं उत्सर्जी पदार्थ के रूप में? यूरिक अम्ल। इन्हें हम क्या कहेंगे? यूरिक अम्ल उत्सर्जी जंतु या यूरिकोडेलिक।
यूरिक अम्ल जल में अघुलनशील होता है, इनसॉल्युबल होता है। इसको निष्कासित करने के लिए जल की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, जिसमें मैंने एग्जाम्पल दिया था इंसेक्ट का, सरीसृप का, मरुस्थलीय स्तनी प्राणी, या फिर आप चाहो तो वर्ड्स का भी नाम दे सकते हो। ठीक है, ओके।